तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार आया भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ इंटरनल चेक, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल चेक एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। और सेकंड, इससे ही घुमाकर आपको कई बार पूछा जा चुका है, एन एफिशिएंट कंट्रोल चेक सिस्टम is important in avoidance of need of auditing in various ways. Discuss this statement in light of basic principles of internal check. इसका मतलब क्या है? तो ये क्वेश्चन आपको घुमा कर आया था, लेकिन इसमें अभी मेन चीज़ ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने हैं, प्रिंसिपल्स भी लिखने हैं। तो क्या है ये चीज़, डिटेल में आज हम करने वाले हैं दोस्तों। तो सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर आपको कोई हैंड रिटन चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो अब सबसे पहले आपके सामने जो इसका मीनिंग है वो क्या है, लिखा है इंटरनल चेक इज एन अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटीज एलोकेटेड इन सच अ वे दैट द वर्क ऑफ वन पर्सन इज चेक्ड बाय अनदर पर्सन ऑटोमेटिकली। तो सिंपल सा मीनिंग था कि जब आपका एक पर्सन दूसरे पर्सन का काम चेक करने लग जाए, या एक ऐसे वे में आपने ड्यूटी एलोकेट की है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का काम चेक करे, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? इंटरनल चेक सिस्टम। तो इजी वे में आपको मीनिंग क्लियर हो गया। अब इसके साथ ही एक लाइन लिखी आ रही है, वो क्या है कि इंटरनल चेक is a part of internal control which does not require any separate staff or no need of any staff and represent only the arrangement of duties। तो ये सिंपल सी मीनिंग की बात आ गई फिर से कि आपको यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं चाहिए या स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, अरेंजमेंट करनी है कि कैसे आपने ड्यूटीज़ को एलोकेट करना है। तो अरेंजमेंट ज़रूरी है और कुछ नहीं यहाँ पे चाहिए। तो मीनिंग हो गया। अब हम अपना जो मेन टॉपिक यानी ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले अब आपके सामने यही आएगा कि अगर आपने इंटरनल चेक करनी है तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इस तरीके से करो ताकि आपके एरर्स एंड फ्रॉड्स ना आए। यानी द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंटरनल चेक इज़ टू प्रिवेंशन एंड अर्लियर डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। तो सबसे पहला ही ये है कि एरर्स एंड फ्रॉड नहीं आने चाहिए। ये सबसे पहला आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव बन गया। दूसरा, टू इंश्योर प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। अब एलोकेटेड ड्यूटीज़ की बात आई थी, तो ऑब्जेक्टिव दूसरा ये भी बनकर आता है सामने कि कैसे आपने वर्क को डिवाइड करना है और स्पेशलाइजेशन को अचीव करना है। नेक्स्ट आता है टू क्रॉस चेक द वर्क डन बाय अदर या डन बाय ईच। यानी हर एक बंदे ने कैसे काम किया उसको क्रॉस चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इंटरनल चेक सिस्टम। तो इंटरनल चेक सिस्टम का ये ऑब्जेक्टिव ही बन जाता है कि वो अपने दूसरे जो पर्सन साथ में है, यानी एक पर्सन जो उसके साथ में काम कर रहा है उसका काम वही चेक करने लग जाए। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इससे क्या होगा, क्रॉस चेक भी हो जाएगा और कोई एरर्स एंड फ्रॉड आने के डर भी नहीं रहेगा। उसके बाद क्या है? प्रिवेंट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड फॉल्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स। अब इंटरनल चेक आप साथ साथ में, यानी मतलब क्या है कि एक बंदा दूसरे बंदे का काम चेक कर रहा है। अब अगर ऐसा काम होना शुरू हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा फिर कि जितनी भी मिस एप्रोप्रिएशंस हो रही हैं, जितने भी फॉल्सेशंस हो रहे हैं अकाउंट के अंदर, यानी अकाउंट्स जितने भी फॉल्सेशन वाले बन रहे हैं उनको रिमूव कर दिया जाए टाइम टू टाइम, ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ हो गई सबसे, ये यानी ये ऑब्जेक्टिव थे, ये आपको इजीली समझ आ रहे हैं। अब इसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव है आपके सामने कि अब डिवाइड तो हो रहा है सारा वर्क, यानी सिंस द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल कैन बी इजीली फिक्स्ड। यानी इसमें यही बात आ जाती है कि जैसे हमने कहा था कि डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली अगर डिवीज़न ऑफ वर्क की हेल्प से इसका ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की फिक्स आसानी से कर दी जाए और उसको उसका काम पता चल जाए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, अब यहाँ पे जितने ऑब्जेक्टिव हमने किए ये बहुत हैं आपके एग्ज़ाम में, जितने आपने लिखने हैं मेनली। अब बात आती है मेन, जो इसके अंदर मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कंसेप्ट है वो है प्रिंसिपल्स का। तो सबसे पहला जो आपके सामने प्रिंसिपल है वो है सफिशेंट स्टाफ। अच्छा, हमने पीछे बात अभी की थी कि इसमें आपको सफिशेंट यानी एक्स्ट्रा सेपरेट स्टाफ ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ सफिशेंट स्टाफ चाहिए। यानी अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतना स्टाफ है
कि आपको लगता है कि एक पर्सन दूसरे का काम आसानी से चेक कर सकता है, तो आपको कोई सेपरेट स्टाफ भी नहीं चाहिए और ना ही इंटरनल चेक सिस्टम चाहता है। यानी इंटरनल चेक सिस्टम के लिए आपके पास कितना स्टाफ होना चाहिए, एक इतना सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए कि आपको वो काम अच्छे से करने के लिए कोई और ज़रूरत ना पड़े और आपके जो सफिशिएंट स्टाफ वाले पर्सन्स हैं वही उन काम को अचीव करने में आपकी हेल्प करें। तो पहला यही रहेगा प्रिंसिपल कि इंटरनल चेक के लिए आपके पास सफिशिएंट स्टाफ तो होना ही चाहिए ताकि आप अपने गोल्स को भी अचीव कर सको। अब डिवीज़न ऑफ वर्क अभी ऊपर पढ़कर आए हैं हम। तो डिवीज़न ऑफ वर्क क्या था कि हर काम को हमने एक ऐसे वे में असाइन करना है, यानी डिवाइड करके असाइन करना है ताकि हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल सके। तो अब यही प्रिंसिपल है इसका कि आपने हर एक काम को अच्छे से डिवाइड कर देना है कि ताकि हर एक बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल सके और हर एक बंदा ऑडिटर खुद ही बनकर दूसरे का काम चेक कर ले। तो प्रिंसिपल दूसरा हो गया। अब तीसरा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या था? बाइंडिंग द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। यानी अब डिफरेंट डिपार्टमेंट की बात तो हो गई, ये तो रहने दो। अब आपने मेनली क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी जने काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। और वो कैसे पॉसिबल होगा? अगर आप इंटरनल चेक कर रहे हो तो ये आपको ध्यान में रखना ही है कि अगर कोऑर्डिनेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तभी इंटरनल चेक पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो कोऑर्डिनेशन यानी अगर कोई दूसरा पर्सन एक का काम चेक कर रहा है तो उसे अपनी गलती बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और एक दूसरे की गलती बताकर उससे सही करना भी इनमें होना चाहिए। यानी किसी से अड़क नहीं रखनी आपने, जो भी वो कह रहा है वो मानना भी है और कोऑर्डिनेशन पूरा करते हुए अपना इंटरनल चेक सिस्टम भी पूरा करना है और गोल्स को भी अचीव करना है। तो प्रिंसिपल ये भी कहता है कि कोऑर्डिनेशन होगा तो इंटरनल चेक सिस्टम सही रहेगा। अब उसके बाद आते हैं रोटेशन ऑफ ड्यूटीज़। अगर आपने इंटरनल चेक सिस्टम किया है तो इस वे में करो कि रोटेशन होती रहे। यानी अगर मैंने आज किसी का काम चेक किया तो कल मैं किसी और का करूं, परसों मैं किसी और का करूं, या 2 दिन तक मैं किसी एक का कर रहा हूं तो 2 दिन बाद किसी और का करूं। यानी अगर रोटेशन होती रहेगी तो मोनोटोनी भी नहीं आएगी, बोर भी नहीं हो गया आप, तो आपको कोई भी काम करने में मुश्किल नहीं आएगी। तो रोटेशन हो गई। अब इसके बाद एक और आता है आपके सामने जो है, दैट इज़ चेकिंग। अब इंटरनल चेक के अंदर चेकिंग ही एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको बहुत ज़रूरी करना है। क्या है ये प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल चेक इज़ टू चेक द वर्क ऑफ अदर एम्प्लॉय। यानी इंटरनल चेक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे आप एक दूसरे का काम चेक कर रहे हो, ये ज़रूरी। यानी इंटरनल चेक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप एक दूसरे का काम चेक कर रहे हो, ये ज़रूरी है। ये नहीं कि इंटरनल चेक सिस्टम अप्लाई कर दिया और एक दूसरे का काम चेक हो ही नहीं रहा, अदरवाइज़ उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो चेकिंग ज़रूरी है अगर आप इंटरनल चेक सिस्टम अप्लाई कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब उसके बाद बात आती है एक और प्रिंसिपल, क्या है? सिंपल। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल चेक इज सो सिंपल सो दैट द एम्प्लॉय कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम ईजिली। अच्छा, अब आपने इंटरनल चेक सिस्टम तो अप्लाई कर दिया पर वो सिंपल होना चाहिए। जैसे मैंने ये कह दिया कि आपने इसका काम करना है, इसका काम करना है, इसका काम करना है, अगले को पता नहीं चलेगा कि उसने करना क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इंटरनल चेक सिस्टम ऐसा बनाओ कि आसानी से एक पर्सन को पता चल जाए कि उसने किस पर्सन का कौन सा काम और क्या चेक करना है और वो आसानी से उसे चेक भी कर ले। ऐसा इन्वायरमेंट भी आपने क्रिएट करना है। तो ये ज़रूरी है कि सिंपल भी हो। कौन सा सिस्टम? इंटरनल चेक सिस्टम। तो ये भी एक प्रिंसिपल होता है इनका। अब इसके बाद एक और प्रिंसिपल जुड़ जाता है, वो है डिपेंडेंट वर्क। यानी इसका एक ये भी प्रिंसिपल है, द वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज डिपेंडेंट अपॉन अदर, वन वर्क पासेज इन हैंड ऑफ टू और मोर पर्सन टिल इट कंप्लीट। यानी अब आपने एक बार चेक कर दिया, अब दूसरा पर्सन आएगा वो उसका चेक करेगा। यानी अगर मैंने एक काम किया, मैंने अपना काम चेक करके मतलब अपना काम किया और दूसरे से चेक करवाया, उसने आगे उसे ट्रांसफ़र किया, उसने अगले से चेक करवाया। यानी ये पर्सन जो इंटरनल चेक सिस्टम चल रहा है वो इस वे में चलना चाहिए या इस ऐसे प्रिंसिपल पर चलना चाहिए कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का काम तो चेक कर रहा है और वो प्रोसेस चलती ही रहे ताकि चेकिंग भी होती रहे, हर एक को अपनी ड्यूटी भी पता चलती रहे और किसी का काम रुके भी नहीं और रोटेशन भी होती रहे। तो इन सब पॉसिबिलिटी से क्या होगा, आपका इंटरनल चेक सिस्टम एफिशिएंट भी बनेगा और ऑडिटिंग करने में आपकी मदद भी करेगा। यानी आपको ऑडिटिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप ऐसा सिस्टम अपना रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
तो प्रिंसिपल्स भी दोस्तों अब आपके हो गए हैं, अब ऑब्जेक्टिव हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था कि आपको मैंने बता दिया कि कैसे क्या चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर आपने लिखनी है। तो आज का टॉपिक ख़त्म हुआ दोस्तों। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।